नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी किसका फैन होता है? सिकंदर का फैन होता है, और वास्तव में वह सिकंदर के समान बहुत बड़ी विजय भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो अलाउद्दीन खिलजी होता है बहुत बड़ा विजेता होता है, बहुत बड़ा सेनापति होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान वह कभी नहीं बन पाता। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, सुल्तान बनने के बाद अपने राज्य में वह व्यापक परिवर्तन करता है। ठीक है, तो चूंकि अब उसको सिकंदर सानी बनना था और दुनिया पर उसको अधिकार करना था। ठीक है, तो इसके बारे में जो अमीर खुसरो है मुस्लिम इतिहासकार, ठीक है, वह भी इसके बारे में लिखता है अपनी पुस्तक खज़ाइन-उल-फुतूह। ठीक है, उसमें उसको विश्व का सुल्तान बताता है और जनता का चरवाहा बताता है। ठीक है, तो वह अपने जो उसका जो सपना होता है कि फिर सिकंदर सानी बनने के लिए तो सबसे पहले वह अपनी सेना में और अपनी जो सैनिक क्षमता है उसमें वह व्यापक सुधार करता है। तो यह पहला ऐसा सुल्तान होता है जो घोड़े को दागने की प्रथा शुरू करता है। घोड़े को दागने की प्रथा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, इससे पहले क्या होता था कि मान लो कि अगर कोई राजा है या सुल्तान है वह युद्ध पर जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता था, अपने राज्य में जितने भी घोड़े हैं उनको सबको पकड़ के ला दिया जाता था। तो सारे घोड़े को पकड़ के ला दिया और फिर उनमें सैनिक बैठ उनके ऊपर सैनिक बैठकर युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। तो आपने फिल्मों में देखा होगा भाई भीषण युद्ध होता है तो उस कंडीशन में कैसी होती है, कैसी जद्दोजहद होती थी, और इस जद्दोजहद में है ना घोड़ा बहुत सारे घोड़े जो अनट्रेंड होते थे वो बिगड़ जाते थे और अपनी ही सेना का वह नुकसान करते थे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू करता है। मतलब क्या है कि घोड़े के पैर एक निशान लगा देगा, निशान लगाने के बाद पता चलेगा भाई यह राज्य का घोड़ा है। ठीक है, और फिर जो राज्य के घोड़े हैं उनको खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह युद्ध क्षेत्र में क्या भड़के नहीं और युद्ध जीतने में सेना की मदद करें। ठीक है, इसके अलावा वह अपने सैनिकों में भी भारी सुधार करता है। इससे पहले जो व्यवस्था थी सैनिकों की, तो मान लो सुल्तान है युद्ध पे जा रहा है तो जो राज्य के अंदर जो भी लड़ने वाला व्यक्ति है जो लड़ सकता है वो सारे सेना में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें सैनिकों का निजी स्वार्थ ये होता था कि मान लो कि अगर वो सुल्तान या कोई अमीर है जिसके नेतृत्व में ये लड़ने जा रहे हैं वो जीत गया। ठीक है, जीतने के बाद वो सैनिकों को राज्य को लूटने की छूट देता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में सैनिक क्या है उस राज्य को लूट पड़ते थे और वहां पर लूट मार करके अपने लिए बहुत सारा धन एकत्रित कर देते थे। तो इस तरह के जो सैनिक है वह कभी भी लॉयल नहीं होते। ठीक है, वहां मौका परस्त होते थे, यानी कि मान लो कि जो सुल्तान है या अमीर है तो वह कंडीशन देखते थे, अगर वो जीत रहा है तो पूरी ताकत के साथ लड़ते थे और अगर वह हार रहा है ठीक है तो मैदान छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, तो ये मौका परस्त सैनिक होते थे। दूसरा ये मान लो कि कोई किसान है तो युद्ध के अवसर पर वह सैनिक बन गया। ठीक है, कोई मान लो कोई लकड़ी काटने वाला है, लुहार है, ठीक है, या अन्य कोई कार्य करने वाला है। ठीक है, और युद्ध के क्षेत्र समय क्या हो गया, वह सैनिक बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको देखा और उसने व्यापक सुधार करने का प्रयास किया। अब उसने क्या कर दिया, सैनिकों का हुलिया रखना शुरू कर दिया। ठीक है, सैनिकों का हुलिया होगा, नाम पता सब एक रजिस्टर में दर्ज होगा। इसके अलावा उसने क्या कर दिया, सैनिकों को नगद वेतन, है ना, नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, अब सैनिकों को क्या मिलेगा, भी सैलरी मिलेगी। तो सैनिकों को सैलरी मिलेगी, इससे क्या हो गया कि भाई अब जो सैनिक है ना, जो यहाँ पे रजिस्टर में रजिस्टर सैनिक है वह क्या करेगा, उसको सैलरी मिल रही, पैसा मिल रहा है, तो उसको अन्य काम करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेगा भाई, अपनी तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, जैसा आज की सेना करती है ना, केवल लड़ाई की प्रैक्टिस करती है किस तरह से दुश्मन को हराया जाए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक भी क्या नगद वेतन मिलने के बाद वह क्या हो गए, प्रैक्टिस करने लगे और इस तरह से इसकी क्या हो गई, बहुत अच्छी सेना तैयार हो गई। तो सैनिक व्यवस्था में इसने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा वह उसमें राज्य का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद उसको पता चलता है कि देखो यहाँ पे इससे पहले ये इसने खुद
जितने भी बगावत करके है ना उसके चाचा को मारा, इससे पहले दिल्ली सल्तनत में आप देख चुके हैं है ना कि काफी सारी बगावतें होती थी और दुनिया में भी ऐसे होता था भाई, बहुत सारी बगावत होती और तख्ता पलट हुआ करता था। ठीक है, तो हम समाज का अध्ययन करता और फिर पता लगा था कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, ठीक है, ये बेचारे मेहनत करते रहते हैं है ना और काम करते रहते हैं और मजे से अपना जीवन जी रहे, दुनिया से या राज्य क्या हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो रसूखदार हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारा धन है, तो ये लोग बैठे बैठे अब उनके पास कोई काम वाम तो होता नहीं, तो बैठे बैठे सोचते रहते हैं। ठीक है, और फिर कई सारी इनके दिमाग में खुराफात आती रहती है क्योंकि अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, और खुराफातें करके वह बगावत, षड्यंत्र, ठीक है, या कुछ न कुछ राज्य के खिलाफ ऐसी कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि देखो यार जो गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, वह तो कभी राज्य के खिलाफ जाते नहीं है, लेकिन ये जो पैसे वाले लोग हैं यही लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब वो क्या करता है, अपने राज्य में एक नया डिपार्टमेंट बनाता है, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत बनाने के बाद क्या होता है भाई, अब तो उसको पता था कि ये लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया भाई, इन पैसे वाले लोगों पर क्या है, कई प्रकार के टैक्स लगा दिए। इस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसने उन लोगों पर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए ताकि क्या हो कि उन लोगों की क्या इनकम या आय कम हो। ठीक है, और उनके पास अधिक पैसा होगा तो पैसा नहीं होगा तो वह षड्यंत्र भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या कर दिया कि अमीरों की जो कमाई है उसको रोकने की कोशिश की। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो देखा जाए तो उसमें हिंदू व्यापारियों का या हमारे जो जैन व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जागीरदार, जो हिंदू जागीरदार थे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसके अलावा और क्या करता है भाई, देखो जागीरदार और ये लोग हैं तो अब क्या कर रहे हैं भाई, कालाबाजारी कर रहे हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो काला बाजारी पर क्या करता है, विशेष कार्य होता है और काला बाजारी को रोक देता है। ठीक है, इसके अलावा वह बेईमानी करके भी बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, तो माप तोल में गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तोल का माप सही है तो वह माप तोल में सुधार करता है, माप तोल में सुधार करता है। ठीक है, कम अगर आपने तोल के दिया, कम आपने के दिया तो एक भीषण दंड की या भयानक दंड की व्यवस्था करता है और कालाबाजारी करने वाले को भी अच्छे खासे दंड की व्यवस्था करता है। इस तरह से वो क्या करता है कि बाजार व्यवस्था में सुधार करता है। इसके अलावा जो जागीरदार होते हैं वो भी पैसे कमाते हैं, तो उसने देखा कि ये लोग भी कुछ गड़बड़ करते हैं, है ना, तो उसने भूमि की माप, जो भूमि की माप, लगान व्यवस्था, ठीक है, भूमि की माप पर सुधार करता है, लगान व्यवस्था पे वह सुधार करता है। ठीक है, तो इसने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिसकी वजह से क्या हो गया कि खासकर जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो काफी नुकसान हो गया, लेकिन जो आम जनता है, ठीक है, सामान्य जो जनता है उनको काफी आर्थिक रूप से लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से वह अपनी सैनिक व्यवस्था में सुधार करता है, प्रशासन में बहुत सारा सुधार करता है। ठीक है, और अब क्या करेगा भाई, तैयार है तो वह अभियान के लिए निकलता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वह 1301 में रणथंभौर पर हमला करता है। ठीक है, इसका चाचा भी आया था लेकिन वो वापस चला गया, लेकिन अब की बार कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आया और रणथंभौर का शासक होता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, ठीक है, तो एक मोहम्मद शाह करके व्यक्ति होता है, तो कुछ ऐसा नाजायज उसके दरबार में कुछ नाजायज काम कर देता है। ठीक है, तो जिसकी भनक क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को लग जाती है और वो मोहम्मद शाह भागकर कहाँ आ जाता है, हमीरदेव के किले में आ जाता है। तो इसकी भनक जब अलाउद्दीन खिलजी को लगती है तो वह हमीरदेव चौहान को कहता है कि देखो हमारा एक बदमाश व्यक्ति है, वह आपके राज्य में आके छुप गया, आप इसको हमारे हवाले कर दो। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान कहता है देखो ये ऐसे ऐसे कर दो, ये तो मेरा मेहमान है, मेरे भरोसा है, मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो कई बार ये रिक्वेस्ट करता है लेकिन हमीरदेव चौहान ये मानता नहीं। फिर अंत में क्या हो जाता है, 1301 में भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है।
ठीक है। और हम्मीरदेव चौहान की हार होती है, इसकी जो रानी होती है वह क्या करती है, जौहर करती है। तो इस तरह से राजस्थान का पहला शाखा यहाँ पे होता है। और रणथंभौर के किले पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1303 में वह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण ये होता है कि जो दिल्ली से ये जो गुजरात जाने का जो मार्ग होता है ना, कांडला मार्ग में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो कांडला में जो ये जो मार्ग होता है, तो यहाँ पर ये बीच में आता है। तो जैसे अभी है ना, अभी हाईवे होता है, हाईवे पे ये टोल टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, मेवाड़ भी टोल टैक्स इनसे वसूलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि क्यों ना मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाए, तो टोल टैक्स से या इस तरह से जो कर है वो नहीं देना पड़ेगा और उनको और अधिक राज्यों की कमाई में और अधिक फायदा होगा। तो इस तरह से 1303 में मेवाड़ पर हमला कर देता है। और यहाँ के जो राजा होते हैं रावल रतन सिंह इनको हरा देता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इनकी जो रानी होती है, रानी पद्मिनी, वो क्या करती है, जौहर करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मेवाड़ पर भी इसका हमला हो जाता है, चित्तौड़ के किले पर यह फतेह कर लेता है। फिर इसके बाद हमारे राजस्थान के सुदूर क्षेत्र में सिवाड़ा का किला होता है। सिवाड़ा का किला, इसमें लगभग 1307-8 है ना, 1307-8 में यह सिवाड़ा के दुर्ग पर हमला कर देता है। और तब उस समय तत्कालीन शासक होता है सातल देव, ठीक है। तो सिवाड़ा पर हमला कर उस पर अधिकार कर लेता है और सातल देव को मार डालता है। तो इस तरह से इस किले पर भी इसका अधिकार हो जाता है। फिर 1311 में वह जालौर के किले पर अधिकार करता है ना, जालौर के किले पर अधिकार करता है। यहाँ का जो शासक होता है वह कान्हड़ देव सोनगर, ठीक है। तो वीरमदेव फिरोजा की कहानी है ना, तो चूंकि अभी अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1311 में वह जालौर के किले पर आक्रमण करता है और इस किले पर भी अधिकार कर लेता है। तो प्यारे छात्रों, ये अलाउद्दीन खिलजी है तो तत्कालीन समय में, मतलब उस समय में जो राजस्थान क्षेत्र या राजपूताना का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जितने भी पावर पॉइंट होते हैं ना, जहाँ पर शक्ति केंद्र होते हैं, उन सबको बहुत बारी से एक एक करके हरा देता है, ठीक है। और राजपूताना पे कब्जा कर लेता है। यहाँ तक कि जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़, इससे पहले क्या नाम होता है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर वो क्या रख देता है, खिजराबाद रख देता है, खिजराबाद रख लेता है, ठीक है। और अपना इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खिजर खान को यहाँ का प्रशासन नियुक्त करके वापस दिल्ली की ओर लौट जाता है, ठीक है। तो इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर होता है जो पहले तो हिंदू होता है, लेकिन फिर बाद में मुस्लिम धर्म से प्रभावित होकर वह मुस्लिम धर्म अपना लेता है, ठीक है। तो मलिक काफूर से इसकी मुलाकात होती है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। और वह सोचता है कि यार ये आदमी बड़ा ही होशियार है, इंटेलिजेंट है, बड़ा ही चालाक है, चतुर है, ठीक है। इसके अलावा जो मलिक काफूर होता है उसको क्या दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति की बड़ी जानकारी होती है, ठीक है। वो जितने भी राज्य है उनकी कमजोरी भी जानता है, उनकी ताकत भी वह जानता है। तो एक तरह से कहते हैं वह दक्षिण जो भारत है उसका वह क्या रहता है, इन राज्यों का एक्सपर्ट रहता है, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी से इसकी दोस्ती हो जाती है और इसके नेतृत्व में क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी अब दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान चलाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में होयसाल, ठीक है, काकातिया या काकातीय, ठीक है, और पांड्य, ये जो तात्कालिक जो शक्तियां होती है उनको बारी से वह हराता है और पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार तो वह क्या होता है, दक्षिण के रामेश्वर तक उसका अधिकार होता है, लेकिन बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो विंध्याचल पर्वतमाला को विंध्याचल
पर्वतमाला को पार करके जो दक्षिण भारत है इन राज्यों पर अधिकार करता है। ठीक है, और न केवल यहाँ पर लूट प्राप्त करता है बल्कि यहाँ से क्या है सालाना टैक्स भी वसूल करता है। और जो ये वारंगल है ना, दक्षिण भारत में ये वारंगल करके एक राज्य था, वारंगल करके एक राज्य था। यहाँ पर काकतीय शासकों का शासन था और इन लोगों के पास क्या था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो इन काकतीय राज्यों से क्या है, इनको लड़ाई में हरा करके ये विश्व प्रसिद्ध हीरा भी यह प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अभियान चलाता है बंगाल है ना, जो कि बंगाल के अभियान भी चलाता है। और गुजरात में आपने देखा होगा सोमनाथ, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। ठीक है, लेकिन कालांतर में भी सालों बाद क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी भी सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है। ठीक है, यहाँ के राजा होते हैं कर्णदेव, ठीक है, इनको हराकर सोमनाथ मंदिर पर धावा बोलता है और जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी मंदिर का जो सामान होता है, सोना चांदी होता है, उसको लूट लेता है। तो इस तरह से भारत की बहुत बड़ी भूमि पर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। ठीक है, और फिर 1316 में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1316 में मृत्यु होने के बाद इसका एक लड़का होता है, इसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। वह शासक बनता है, लेकिन ये क्या बड़ा ही अयोग्य होता है और इसके बारे में ऐसा लिखा गया कि ये बिना मतलब हमेशा नशे में रहता था, बड़ा अय्याश था। ठीक है, तो हमें कई बार वह नशे की हालत में बिना कपड़ों को ही महल में घुमा करता था। ठीक है, इसके बाद एक खुसरो शाह करके सुल्तान बनता है, खुसरो शाह। ठीक है, लेकिन इसकी भी हत्या कर दी जाती है और इस तरह से लगभग 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो कि लगभग जितने भी सुल्तान हुए लगभग 1206 से लेके 1526 तक, उन सुल्तानों में अगर सबसे बड़ी सेनापति के रूप में अगर किसी ने कामयाबी हासिल की तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद क्या होता है, महज 4 साल में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर तुगलक वंश आता है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।